हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 11th की दृष्टि से और दूसरे इम्पोर्टेंट नीट की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप एक सेगमेंट क्लियर कर रहा हूँ। एक तो क्लास 11th का एक चैप्टर है उसकी दृष्टि से, और दूसरा यह कंपटीशन एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट नीट की दृष्टि से एक टॉपिक हम क्लियर करने जा रहे हैं। और लगातार हम कॉकरोच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम सभी लोग कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो सेगमेंट में हम कॉकरोच के जननांग या जनन तंत्र पर डिस्कस करेंगे। कॉकरोच का जनन तंत्र क्या है, कॉकरोच के जनन तंत्र में कौन कौन सी विशिष्टता पाई जाती है और कॉकरोच का जनन तंत्र किस प्रकार से होता है, हम इन विषयों पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक बातों से कॉकरोच के बारे में क्लियर कर देते हैं। कॉकरोच एक लिंगी प्राणी होता है, यानी एक लिंगी का मतलब ये होता है कि कॉकरोच में नर व मादा जननांग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। यानी नर अलग और मादा अलग होता है। नर के शरीर में नर जनन तंत्र और मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं। अगर हम बात करें, कॉकरोच में एक विशिष्टता पाई जाती है जिसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। हिंदी में इसे लैंगिक समरूपता कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? कॉकरोच में एक विशिष्ट बात पाई जाती है जनन तंत्र के अंतर्गत। लैंगिक समरूपता का, लैंगिक द्विरूपता का अर्थ ये होता है कि हम कॉकरोच को एक्सटर्नल फीचर के अकॉर्डिंग शारीरिक संरचना के अनुसार नर व मादा के रूप में विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम मनुष्य के नर को नर के समान एक्सटर्नल फीचर के आधार पर अलग कर सकते हैं और मादा को मादा के एक्सटर्नल फीचर के आधार पर अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार कॉकरोच में भी कुछ लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है जिसके आधार पर हम कॉकरोच के नर व मादा की पहचान कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा कॉकरोच के नर के शरीर में नर जनन तंत्र और मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। अब हम सबसे पहले इस वीडियो सेगमेंट में नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो सेगमेंट में, अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको मादा जनन तंत्र के बारे में समझाएंगे। कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपको हम शेयर करते हैं। जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये वो सारे वीडियो हैं जो नीट की दृष्टि से या अन्य दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण हैं और इसलिए आप इसे जरूर तैयार करें, अच्छे से इसे स्टडी करें। अगर वीडियो सेगमेंट आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज्यादातर लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए। हम सबसे पहले नर जनन तंत्र के लिए नर जनन तंत्र में पाई जाने वाली कुछ बातों को जान लेते हैं। कॉकरोच का नर जनन तंत्र नर के शरीर में पाया जाता है और एक कॉकरोच के नर जनन तंत्र में कुछ विशेष नर जननांग पाए जाते हैं। जैसे कॉकरोच की बॉडी में, कॉकरोच के नर के शरीर में एक जोड़ी वृषण उपस्थित होता है, यानी नर जनन तंत्र में 1 पियर्स टेस्टिस पाया जाता है। पहले हम इन अंगों को अच्छे से जान लेते हैं। कॉकरोच के शरीर में एक जोड़ी शुक्रवाहिनी या एक 1 पियर्स वेस्ट डिफरेंस प्रेजेंट होती है। कॉकरोच के नर जनन तंत्र में एक इजाकुलेटरी वाहिनी या 1 इजाकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है। कॉकरोच के शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि मशरूम ग्लैंड पाई जाती है नर जनन तंत्र में। यह एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, इसके बारे में अभी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉकरोच में एक फैलिक ग्लैंड या कांग्लोबेट ग्रंथि पाई जाती है और कॉकरोच में गोनियोफोसिस जैसी संरचना पाई जाती है। एक बार रिवाइज करते हैं। कॉकरोच के नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी, एक इजाकुलेटरी डक्ट, एक मशरूम ग्रंथि, एक फैलिक ग्रंथि या कांग्लोबेट ग्रंथि तथा गोनियोफोसिस जैसी संरचना पाई जाती है। इतने टॉपिक्स के बारे में आपको 100% याद होना चाहिए कि कॉकरोच के नर जनन तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कॉकरोच के नर जनन तंत्र में, नर के शरीर में इतनी संरचनाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब हम कॉकरोच के नर जनन तंत्र के डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं और फिर एक एक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। दिस डायग्राम इज द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कॉकरोच के नर जनन तंत्र का एक डायग्राम है। कॉकरोच की बॉडी 20 सेगमेंटों में बटी होती है। ये ऑलरेडी आपको पहले से ही समझाया जा चुका है। यहाँ पर नर जनन तंत्र की शुरुआत चौथे से लेकर 10वें सेगमेंट तक होती है। आखिरी के चौथे से 10वें सेगमेंट तक नर जनन तंत्र फैला होता है। तो सबसे पहले कॉकरोच के एक जोड़ी वृषण की हम बात करते हैं जो इसका प्रमुख अंग होता है। कॉकरोच के शरीर में लेफ्ट और राइट, दिस इज द 1 टेस्टिस एंड दिस इज द 1 टेस्टिस। ये कॉकरोच का पहला वृषण दाएं भाग में और ये बाएं भाग में उपस्थित है।
कॉकरोच के शरीर में दाएं व बाएं भाग में लगभग 3 से 4 पालियों का बना हुआ, पालियों मतलब आप देखिए इस डायग्राम को, तो यह डायग्राम कुछ इस प्रकार से 1 2 3 यानी 3 पालियां, 1 पाली, 2 पाली, 3 पाली दिखाए गए हैं। 3 या 4 पालियों में बटा हुआ एक विशेष प्रकार का वसा में उपस्थित यानी फैट के अंदर डिजॉल्व हुआ भाग संरचना पाया जाता है, इसे टेस्टिस या वृषण कहते हैं। इनकी संख्या एक लेफ्ट और एक राइट यानी एक जोड़ी होती है। इन टेस्टिस के आंतरिक भाग में बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और ये बहुत ही महीन सूक्ष्म नलिकाएं इन टेस्टिस को, वृषण को चारों तरफ से घेर कर रखती हैं। कॉकरोच का वृषण चौथे और पांचवें खंड में उपस्थित होता है, यह बात आपको बिल्कुल याद रखना है। एक बार मैं वृषण के लिए रिवाइज कर देता हूं। कॉकरोच का वृषण नर के शरीर में चौथे व पांचवें खंड पर पाया जाता है। कॉकरोच का वृषण दाएं व बाएं भाग में उपस्थित होता है। कॉकरोच के वृषण में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इनको चारों तरफ से सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में सराउंड करके रखते हैं। अगर हम वृषण के कार्य की बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है कि वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कॉकरोच के वृषण में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच के दोनों वृषण फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों वृषण से अति सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं। ये अति सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है, बेस डिफरेंस या इन्हें हम शुक्र वाहिनी कहते हैं। ये दाएं व बाएं भाग से सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में ओपन होकर नीचे की तरफ ये इजाकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी में ओपन होती हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे। कॉकरोच के 7वें और 8वें खंड पर दो सूक्ष्म नलिकाएं दाएं व बाएं भाग से निकलकर इजाकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी में ओपन होती हैं। दाएं व बाएं भाग की जो नलिकाएं होती हैं ये कुछ विशिष्ट प्रकार से भी होती हैं। अगर हम कॉकरोच के मान लेते हैं एक वृषण की यह संरचना है, तो यह नलिका कॉकरोच के वृषण के ऊपरी भाग तक उपस्थित होती है। यानी ये मान लेते हैं कि एक डायग्राम है कॉकरोच के वन टेस्टिस का, तो ये नलिका जो है मुख्य रूप से अपर पोर्शन तक, ऊपरी भाग तक स्थित होती है। देन इनसे एक नलिका एराइज करती है, और यह नलिका वही नलिका, देखिए ये बेस डिफरेंस की संरचना कॉकरोच के अंदर, कल्पना करें कि इस चाक के चारों तरफ टेस्टिस की संरचना है, बट यह चाक मुख्य रूप से कॉकरोच के बेस डिफरेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ये है कि वृषण के इंड तक ये नलिका फैली होती है जिसमें अनेक छोटी छोटी नलिकाएं चारों तरफ ओपन होती हैं। यह नलिका 7वें खंड पर मुख्य रूप से पाई जाती है और यह जोड़े में होती है। आगे चलकर शुक्र वाहिनी, शुक्र नलिका इजाकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी में ओपन होती है। देन हम तीसरे के बारे में समझते हैं। स्खलन वाहिनी क्या है? कॉकरोच के शरीर में ऊपर की तरफ मोटी और नीचे की तरफ पतले आकार की स्खलन वाहिनी पाई जाती है। यह स्खलन वाहिनी, ठीक है, टेस्टिस के ओपन होने से बेस डिफरेंस, देन बेस डिफरेंस के ओपन होने से शरीर के बाहर विशेष प्रकार के मेल गोनियोफोर की संरचना से ओपन होती है। यानी कॉकरोच के शरीर में एक स्खलन वाहिनी ऊपर की तरफ मोटी जबकि नीचे की तरफ पॉइंटेड होती है, जो मुख्य रूप से मेल गोनियोफोर्स के रूप में बाहर की तरफ खुलती है। अगर हम बात करें स्खलन वाहिनी का कार्य क्या है, तो स्खलन वाहिनी मुख्य रूप से टेस्टिस में बनाए गए मुख्य संरचना शुक्राणु को मैथुन क्रिया में मादा जनन तंत्र के कॉकरोच के शरीर में यौन के अंदर स्थानांतरित करने का कार्य करता है। इसके अलावा और देखते हैं, जहां पर बेस डिफरेंस, ये दोनों बेस डिफरेंस, दिस इज वन बेस डिफरेंस, दिस इज द सेकंड बेस डिफरेंस, दिस इज द इजाकुलेटरी डक्ट, ये सारी संरचना जहां पर ओपन हो रही होती हैं, वहां पर गुच्छों के समान एक संरचना ओपन होती है जिसे हम मशरूम ग्लैंड कहते हैं। हमने मशरूम ग्लैंड का डायग्राम बाहर बना रखा है क्योंकि मशरूम ग्लैंड कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर देखिएगा ये मशरूम ग्लैंड है जो मैं सर्किल कर रहा हूँ। इस मशरूम ग्लैंड का डायग्राम बाहर की तरफ बना हुआ है। संरचना को समझने का प्रयास करिए। एक बेस डिफरेंस लेफ्ट साइड की, एक राइट साइड की, और इजाकुलेटरी डक्ट कलेक्टिवली एक ग्रंथि में ओपन होती है। इस गुच्छेकार ग्रंथि को मशरूम ग्रंथि कहा जाता है। आइए हम मशरूम ग्रंथि की संरचना को समझते हैं। अगर हम एक मशरूम ग्लैंड की बात करें तो नीचे की तरफ इसमें इजाकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी उपस्थित होती है।
जबकि ऊपर की तरफ किनारों की तरफ कॉर्नर पर लंबी लंबी ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं। इन लंबी लंबी ट्यूब्यूल्स को लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या बड़ी नलिकाएं कही जाती हैं या पार्श्व नलिकाएं भी कहा जाता है। यानी नीचे की तरफ तो इजाकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन वाहिनी ओपन होती है, किनारों की तरफ बहुत सारी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स इजाकुलेटरी ट्यूब्यूल्स के रूप में यानी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बड़ी नलिकाएं पाए जाते हैं। जबकि बीच में जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये शॉर्ट ट्यूब्यूल यानी सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण करते हैं और ऊपरी भाग में सेमिनल वेसिकल पाई जाती है। एक मशरूम ग्रंथि किनारे की तरफ लॉन्ग ट्यूब्यूल, बीच में स्मॉल ट्यूब्यूल या शॉर्ट ट्यूब्यूल और ऊपर की तरफ सेमिनल वेसिकल में ओपन होती है। नीचे की तरफ मशरूम ग्रंथि इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है। अगर हम मशरूम ग्रंथि के कार्य की बात करें तो मशरूम ग्रंथि एज अ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेमिनल वेसिकल की तरह कार्य करता है, यानी यह शुक्राणुओं को पोषण देने और संग्रहित कराने का कार्य करता है। आगे चलते हैं। मशरूम ग्रंथि के ऊपर की तरफ अनियमित आकार का, दिस इज द स्ट्रक्चर, देखें जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, अनियमित आकार का काइटिन का बना हुआ एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम फैलिक ग्रंथि या हिंदी में कांग्लोबेट ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि स्ट्रक्चरली काइटिन के रूप में बना होता है और यह छठे और सातवें सेगमेंट के बीच उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य कुछ विशेष प्रकार के लुब्रिकेटिंग मटेरियल का सिक्रीशन करना होता है जो मैथुन क्रिया में सहायता करते हैं। आगे चलते हैं। कॉकरोच के नर जनन तंत्र में, ठीक है, दो तरफ यानी लेफ्ट और राइट साइड में एनल सर्कस और एनल स्टाइल पाए जाते हैं जो हमेशा 9वें और 10वें सेगमेंट पर उपस्थित होते हैं, मुख्य रूप से 10वें सेगमेंट में ओपन होते हैं। इसके अलावा कॉकरोच के शरीर में लेफ्ट और राइट फिलोमियर्स होते हैं जो जनन क्रिया में मैथुन क्रिया में सहायता करते हैं और प्रत्येक इजाकुलेटरी डक्ट बाहर की तरफ एक छिद्र से ओपन होती है जिसे मेल गोनियोफोर कहते हैं। यह मेल गोनियोफोर स्थानांतरण के दौरान नर के शरीर से शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देता हूं, कान खोलकर समझेंगे इसे। सबसे पहले जान लेते हैं कॉकरोच के लेफ्ट और राइट साइड में चौथे पांचवें खंड पर एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। बाहर की तरफ टेस्टिस अनेक टेस्टिकुलर लोब्यूल से घिरे होते हैं और प्रत्येक टेस्टिस में 3 से 4 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक टेस्टिस छठवें सातवें खंड पर मुख्य रूप से छोटी सूक्ष्म नलिका में ओपन होता है जिसे ब्रेस्ट डिफरेंस कहते हैं। एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में ब्रेस्ट डिफरेंस उपस्थित होता है। इसके अलावा प्रत्येक ब्रेस्ट डिफरेंस इजाकुलेटरी डक्ट स्खलन वाहिनी में ओपन होती है। कॉकरोच के शरीर में एक स्खलन वाहिनी पाई जाती है जो ऊपर की तरफ मोटी तथा नीचे की तरफ पॉइंटेड होती है और फाइनली वह बाहर की तरफ मेल गोनियोफोर से ओपन होती है। कॉकरोच का ब्रेस्ट डिफरेंस इजाकुलेटरी डक्ट कलेक्टिवली एक ग्रंथि में ओपन होता है जिसे हम मशरूम ग्लैंड कहते हैं। मशरूम ग्रंथि नीचे की तरफ इजाकुलेटरी डक्ट, साइड्स में लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और बीच में स्मॉल ट्यूब्यूल शॉर्ट ट्यूब्यूल से ओपन होता है। इसके ऊपरी भाग में सेमिनल वेसिकल पाया जाता है। मशरूम ग्रंथि के ऊपर कांग्लोबेट ग्रंथि प्रेजेंट होती है। यह मुख्य रूप से 7वें छठे खंड के पास उपस्थित होती है जिसमें मुख्य संरचना काइटिन की बनी होती है और यह एक लुब्रिकेटिंग मटेरियल को सीक्रेट करती है। इसके अलावा 10वें 9वें सेगमेंट पर एनल सर्किस और एनल स्टाइल पाए जाते हैं जो कॉकरोच के जनन में मैथुन क्रिया में भी सहायता करते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। आप इसे अच्छे से डायग्रामेटिक तैयार करेंगे, एक एक बातें आपको अच्छे से समझाई जा चुकी हैं। इसके अलावा ठीक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कॉकरोच के पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में भी आगे लेक्चरों में डिस्कस किया जाएगा। नर जनन तंत्र आप अच्छे से तैयार करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ठीक है नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू।